हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ले शातेलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर। केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो आइए बात करते हैं ले शातेलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर। ले शातेलियर बेसिकली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1884 को 1884 को ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट बताया था। ये केमिस्ट और इंजीनियर थे जिनका पूरा नाम था हेनरी लुइस ले शतेलियर। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको ले शतेलियर प्रिंसिपल हम बोलते हैं। ले शतेलियर प्रिंसिपल समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये रिलेट करेगी ले शतेलियर प्रिंसिपल को ही, पर आप एक बार समझ लेंगे इसको तो वो प्रिंसिपल इजीली समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये एक सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन को यदि मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूं तो ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। कब? जबकि ये लाइन इक्विलिब्रियम में है। बात को समझिए कि मान लीजिए सीधी लाइन है और ये एक इक्विलिब्रियम में है। अब इस लाइन को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करूं तो ये लाइन ऊपर की तरफ वापस शिफ्ट होने की, यानी अपनी जगह में वापस आने की कोशिश करेगी। कहने का मतलब यह है कि जब किसी सिस्टम को, एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है ए जो बी से रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्टेंट एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और प्रोडक्ट सी और डी बना रहा है और इनके कोफिशिएंट है 1, 1, 2 और 1। तो अब इस पोजीशन में मान लीजिए मैं बी को इंक्रीज करूं। अब ये इक्विलिब्रियम में है पूरी रिएक्शन। अब यदि मैं बी को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? अब मैं बी को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए। अब सिस्टम क्या करेगा? बी को इंक्रीज कर रहा हूं तो सिस्टम क्या करेगा? बी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी बी के जो अमाउंट मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ या इंक्रीज कर दिया है उस अमाउंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और वो अमाउंट डिक्रीज कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब जो ये प्रोडक्ट का अमाउंट है ये जब बढ़ेगा तब बी डिक्रीज होगा, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आएगा। तो यदि बी की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट जो रिएक्शन है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते हैं तो अब सिस्टम क्या करेगा? अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेगा। यानी अब जो रिएक्शन है किधर शिफ्ट हो जाएगी? रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तब रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है, रिवर्स चल रही है। यही कॉन्सेप्ट है ली शतेलियर प्रिंसिपल का, कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो उस रिएक्शन को के फैक्टर्स को यदि चेंज किया जाए, उसकी कंसंट्रेशन को, उसके टेम्परेचर को, उसके प्रेशर को, या उसमें कोई कैटालिस्ट डाल दें या कोई इनर्ट गैस डाल दें, तब वो रिएक्शन वापस अपने इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल क्या लिखा है
कि अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में वही टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल दैट डिस्क्राइब अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम produces a shift in the position of the equilibrium that counteract the effect of this change। उन्होंने यही बात बताई कि जब किसी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है कोई एक वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो वो किसी एक पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। डिपेंड करेगा कि हम क्या चेंज कर रहे हैं और कितना चेंज कर रहे हैं। क्या हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं? अगर गैस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? गैस की कंसंट्रेशन कम होगी। यदि प्रेशर घटाओगे तो क्या होगा? गैस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्रेशर के टर्म्स, टेम्परेचर के टर्म्स में आप बात कर सकते हो कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। अब एक्सो और एंडो क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के बाद उसमें से हीट इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट निकलती है जिसमें से, वो कहलाती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। सनलाइट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट पहले, रिएक्टेंट पहले से गर्म है, अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या है, रिएक्टेंट ठंडा है और अब उसको बाहर से टेम्परेचर देके और फिर गर्म करेंगे। तो ये डिफरेंस है एक्सो और एंडो में। यहाँ पे एक्सो एंडो मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया है। एक्सो एंडो जो रिएक्शंस होंगी वो कुछ डिफरेंट टाइप्स की होगी, हम आगे देखेंगे। तो प्रिंसिपल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगर हम कोई भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसके साथ अगर छेड़खानी करें, उसके कंसंट्रेशन में, उसके प्रेशर में, उसके टेम्परेचर में, उसमें कैटालिस्ट डाल दे, तो ऐसी सिचुएशन में उसका इक्विलिब्रियम चेंज होने की, शिफ्ट होने की कोशिश करेगा किसी एक डायरेक्शन में, या तो रिवर्स या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का चेंजेस उसके अंदर ला रहे हैं ताकि वो सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम प्राप्त कर ले। यही प्रिंसिपल है ली शतेलियर का। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम को जो अफेक्ट करते हैं? उनमें पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा चेंज इन प्रेशर। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो मुख्य रूप से हम मेनली इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर। इनके बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ली शतेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड किए जाएं, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है उसमें और एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड कर दिए, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दिए रिएक्टेंट की, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम उससे दूर यानी उससे अपोजिट वाले डायरेक्शन की तरफ जाए। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा। यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिमूव कर दिए, मान लो रिएक्टेंट रिमूव कर दिए यानी कंसंट्रेशन कम कर दी, तब क्या होगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्टेंट हटा दिए तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दिए तो प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा, वही बात है। या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, प्रोडक्ट हटा दिए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन चेंज के लिए है। इसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड और H2
दोनों गैसेस कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम में है और वो बना रहे हैं मिथेनॉल गैसेस स्टेज में। अब यहाँ पे यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा? यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी CH3OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अभी हमने बात की चेंज इन कंसंट्रेशन की, अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर की। तो देखिए, यदि हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया यानी प्रेशर रिलीज किया, प्रेशर कम किया, तो क्या होगा? तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी गैस की। तो अगर मान लो एक पिस्टन के अंदर एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और हमने ऊपर से पिस्टन को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर खींच दिया, यानी उसका प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर कम कर दिया तो जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो लेस हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, मतलब प्रेशर, पिस्टन दबा के प्रेशर हमने अप्लाई किया, प्रेशर हमने डाला, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तब जो रिएक्शन है वो शिफ्ट होगी किधर? नंबर ऑफ मोल्स वहां पे बढ़ने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन देखिए, हैबर्स मेथड है जिसमें अमोनिया बनाया जाता है। N2 + 3H2 बना रहे हैं 2NH3, यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि N2 + 3H2 यानी 4 मोल ये गैस जो है मिलके क्या बना रही है? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्यों बना रही है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा है जबकि प्रोडक्ट के कम है? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या कर दिया है, यानी जो प्रेशर है वो क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो कंसंट्रेशन कम हो गई, किसकी? प्रोडक्ट की। कंसंट्रेशन कम हो गई तो इधर तो हमको चाहिए, मिल रहे हैं मोर अमाउंट ऑफ मोल, इधर मिल रहे हैं लेस अमाउंट ऑफ मोल्स। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि प्रेशर हम डाल रहे हैं N2 और 3H2 के ऊपर, तो प्रेशर की वजह से इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जा रहे हैं? कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझा सकते हैं। अगला है अपना चेंज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर में चेंजेस लाई जाए तो अब क्या होगा? तब जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी की जरूरत होगी। तो यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर वो कम हो गया। जब रिएक्शन शुरू हुई तो टेम्परेचर ज़्यादा था रिएक्टेंट्स का, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर डाउन किया तो उसने क्या डाउन कैसे करेंगे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक। ऐसे ही अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन ली है N2 + 3H2 = 2NH3, जिसमें हीट निकल रही है -92.4, माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब हीट रिएक्शन के दौरान बाहर निकल रही है। तो अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर हीट हम ऐड करते हैं इस रिएक्शन में, ये तो ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रहा है, निकाल रहा है, अब अगर इसमें हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो रिएक्टेंट बनना लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो हीट निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की वजह से हीट निकल रही है, अब उसी को हमने हीट दे दिया तो रिएक्टेंट वापस बनने लगेंगे। यदि हीट रिमूव करते हैं, जैसे कि रिमूव हो रही है यहाँ पे, अगर हीट और रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट बनने लगेंगे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक में भी ठीक इसका उल्टा होगा। अब रिएक्शन हमने ले ली N2 + O2 = 2NO, जहाँ पे कि हीट की रिक्वायरमेंट है +180.7 किलोजूल पर मोल हीट की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को करने के लिए, यानी ऑलरेडी हीट की जरूरत है, हीट है ही नहीं इसके पास।
जब तक हीट नहीं मिलेगी रिएक्शन नहीं होगी। तब ऐसी सिचुएशन में यदि हम हीट ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियस है। अगर हीट ऐड नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर हीट रिमूव करते हैं तो रिएक्टेंट बनेंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आप ले शतेलियर्स के प्रिंसिपल को समझा सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। कीप वॉच माई वीडियोज, कीप सपोर्ट मी, subscribe my channel and do comments on the comment box. Thank you very much for watching this.